8वीं कक्षा में नए विद्यार्थियों का स्वागत है। आपका जो पहला पाठ है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रम द्वारा तैयार करते हैं उसका नाम बताएं। उत्तर है, उस प्रक्रम का नाम प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे वर्णक क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो हम अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को लिखना चाहें तो जल जमा कार्बन डाइऑक्साइड, एरो एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, और जो बनेगा उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसको हम चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, फसल की परिभाषा लिखें। फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। फसल उगाने वाले स्थान को खेत कहा जाता है। और क्यों जरूरत है? देश की विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए फसल उत्पादन एवं उसका उचित प्रबंधन नितांत आवश्यक है। तो आप ये गेहूं के खेत को देख सकते हैं जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मौसम की उपलब्धता या अनुकूलता के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, रबी फसल। इन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है। इनका जीवन काल अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल। इन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इनका जीवन काल जून से लेकर सितंबर तक का होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नंबर 3, जायद फसल। इन्हें ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें गर्मियों में उगाया जाता है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तरबूज, ककड़ी, खीरा, तोरी, टिंडा, करेला, लौकी, खरबूजा, मिर्च, टमाटर जायद फसल के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, कृषि पद्धतियां किन्हें कहते हैं? नाम लिखें। उत्तर, फसल उगाने से लेकर इसके उत्पादन तक में किसान द्वारा सामयिक अवधि में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं जिन्हें कृषि पद्धतियां या कृषि क्रियाकलाप कहा जाता है। ये कृषि पद्धतियां क्रमानुसार निम्नलिखित है। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। नंबर 2, बुआई। नंबर 3, खाद एवं उर्वरक देना। नंबर 4, सिंचाई। नंबर 5, खरपतवार से सुरक्षा। नंबर 5, कटाई। और अंतिम जो पॉइंट है, भंडारण। 5वां प्रश्न, मिट्टी तैयार करते समय खेत की मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना आवश्यक व महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। फायदे क्या हैं जुताई के? नंबर 1, मिट्टी को उलटने व पोला बनाने से जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती है और शोषण भी सरलता से करती है। नंबर 2, पोली मिट्टी किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुओं तथा अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। ये ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। नंबर 3, उलटने पलटने एवं पोला करने से नीचे दबे हुए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं जो फसलों की वृद्धि में बहुत उपयोगी होते हैं। छठा प्रश्न, खेत तैयार करने में पाटल अथवा सुहागा
जिसको लेवलर भी कहते हैं, की क्या भूमिका है? उत्तर, पाटल अथवा सुहागा एक बड़ा एवं भारी लकड़ी का गट्ठा होता है जो जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने में तथा खेत को समतल करने में इस्तेमाल होता है। नंबर 7 प्रश्न, कृषि कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजारों, कृषि यंत्रों के नाम लिखें। उत्तर, खुरपी, दराती, बेलचा, हल, पाटल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल मशीन, कंबाइन, थ्रेशर, हैरो इत्यादि। 8वां प्रश्न, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल आएगा। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। 9वां प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो जो खरीफ फसल है इसका मिलान होगा धान एवं मक्का, रबी फसल का मिलान होगा गेहूं, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक का मिलान होगा बी यूरिया एवं सुपरफास्फेट, और कार्बनिक खाद का जो मिलान है वो होगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से। 10वां प्रश्न, बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, पानी से आधी भरी बाल्टी में बुआई में प्रयोग होने वाले सभी बीज डालें। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। जल को हिलाकर कुछ देर छोड़ने के पश्चात क्षतिग्रस्त बीज ऊपर तैरने लगेंगे। छलनी द्वारा इन्हें पृथक कर दें तथा शेष स्वस्थ बीजों को पानी निथारकर बोने में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो हल्के होते हैं खोखले होने के कारण। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? उत्तर है, धान की फसल के लिए ज्यादा तापमान, आर्द्रता, नमी एवं जल की आवश्यकता होती है जो केवल वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध होता है। शीत ऋतु में ये आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती, अतः इन्हें शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका 12वां, सीड ड्रिल मशीन से बीज बोने के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ है? उत्तर, सीड ड्रिल मशीन ट्रैक्टर द्वारा संचालित होते हैं। सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीज बोने के फायदे हैं। नंबर 1, बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी तरह होती है। नंबर 2, बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है, इससे पक्षियों द्वारा होने वाला नुकसान रुक जाता है। नंबर 3, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो जो आपको ये चित्र दिख रहा है ये सीड ड्रिल मशीन का है, ये आपको किताब से मिल जाएगा और आप इस प्रश्न में इसको ड्रा कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यदि खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़े बिना ही किसान एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। साथ ही फसलों को रोग एवं पीड़क लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना चाहिए। खेतों में फसलों के समय खाद व उर्वरक डालना चाहिए। फसल चक्रण पद्धति को अपनाना चाहिए जिसमें 2 धान्य अनाज वाली फसलों के बीच दलहन फसल को बोया जाता है। दलहन मिट्टी में हुई नाइट्रोजन की कमी को पुनः पूर्ण करती है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। उत्तर, नंबर 1,
खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो मृत पौधों तथा जंतु अपशिष्टों के अपघटन से तैयार की जाती है। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ है, अजैविक है, जो फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा तैयार की जाती है। नंबर 2, खाद किसान स्वयं तैयार कर सकता है और उर्वरक को इन्हें किसान स्वयं तैयार नहीं कर सकते। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगे होते हैं। नंबर 4, खाद में पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, जबकि उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। नंबर 5, खाद से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है, जबकि उर्वरकों से मृदा को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, लगातार खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि लगातार उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को खत्म करता है, जिससे वह बंजर हो जाती है। 7वां पॉइंट, खाद जल प्रदूषण का कारण नहीं बनते, जबकि उर्वरक जल प्रदूषण का स्रोत बनते हैं। नंबर 8, खाद की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, जबकि उर्वरकों की आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है। नंबर 9, खाद का इस्तेमाल ठोस अवस्था में ही किया जाता है, जबकि उर्वरकों का इस्तेमाल ठोस एवं द्रव दोनों ही अवस्थाओं में किया जाता है। 10वां पॉइंट, खाद मृदा में केंचुओं एवं मित्र सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि करती है, जबकि उर्वरक मृदा में केंचुओं एवं मित्र सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि नहीं करती है। अगला पॉइंट है 11वां, खाद के उदाहरण हैं हरी खाद, गोबर की खाद, केंचुए की खाद जिसको वर्मी कंपोस्टिंग भी कहा जाता है, जबकि उर्वरक के उदाहरण हैं यूरिया, सुपरफास्फेट, एनपीके जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी कहते हैं, अमोनियम सल्फेट आदि। तो किसानों के मित्र केंचुए कहे जाते हैं। 15वां प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? लाल केंचुओं द्वारा तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। 16वां प्रश्न है उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में जैविक या कार्बनिक खाद डालने के क्या लाभ हैं? उत्तर, नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं व केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 4, इससे मिट्टी के गठन में भी सुधार होता है। नंबर 5, मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है। 17वां प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? इसके मृदा को क्या लाभ हैं? उत्तर है राइजोबियम बैक्टीरिया या जीवाणु एक मित्र जीवाणु है जो फलीदार दलहन पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं गांठों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। फसल चक्रण विधि में 2 धान्य फसलों के बीच दलहन फसल को इसलिए बोया जाता है ताकि मिट्टी में हुई नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। तो ये देखिए जो आपको फलीदार पौधों की जड़ें हैं इनमें लाल रंग की ग्रंथिकाएं आपको नजर आ रही है जिसमें राइजोबियम जीवाणु रहता है। 18वां प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं जिन्हें हटाना अत्यंत आवश्यक है। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के नुकसान, नंबर 1, ये फसलों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे उत्पादन घटता है। नंबर 2, कुछ खरपतवार फसल कटाई के समय भी बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, कुछ खरपतवार मनुष्य तथा पशुओं के लिए भी विषैले होते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतना चाहिए ताकि पहले से उगे खरपतवार उखाड़े जा सकें। नंबर 2, समय समय पर उगी हुई फसल में से हाथों, खुरपी की सहायता से खरपतवार को हटाया जाता है जिसे निराई कहते हैं।
नंबर 3, खरपतवार नाशी के छिड़काव से भी इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जैसे 2,4-D, मेटाक्लोर आदि। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ। खेतों में से खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? उनमें पुष्पण होने एवं बीज बनने से पहले का समय। ये किसान अपने खेत में खरपतवारनाशी का छिड़काव कर रहा है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। 20वां प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कृत्रिम विधियों द्वारा निश्चित अंतरालों पर खेतों में जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। मिट्टी से खनिजों व उर्वरकों के अवशोषण में, बीजों के अंकुरण में, फसल की पाले व लू से रक्षा में तथा फसल वृद्धि में जल का विशेष महत्व है, जो सिंचाई द्वारा उपलब्ध होता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 प्रचलित आधुनिक विधियां हैं। नंबर 1, छिड़काव तंत्र, जिसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ऊर्ध्व पाइपों में पंप की सहायता से मुख्य पाइप द्वारा जल पहुंचाया जाता है। घूमते हुए नोजल से गिरता हुआ पानी पौधों पर वर्षा की तरह बरसता है। बगीचे, कॉफी की खेती एवं बलुई मृदा के लिए यह अत्यंत उपयोगी विधि है। और जो दूसरा तरीका है ड्रिप तंत्र, इसको हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है अथवा पहुंचाया जाता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह एक वरदान है। दूसरा प्रश्न, 21वां प्रश्न है, हार्वेस्टर, थ्रेशिंग, कंबाइन तथा विनोइंग की परिभाषा लिखें। नंबर 1, हार्वेस्टर, पकी हुई फसल को काटने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। नंबर 2, थ्रेशिंग, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। कंबाइन, कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है, जो फसल कटाई के साथ साथ बीजों दानों को भूसे से भी अलग करती है। विनोइंग, फटक कर दानों को भूसे से पृथक करना विनोइंग कहलाता है। 22वां प्रश्न, फसल भारत के कुछ त्योहारों पर्वों के नाम बताएं जो फसल कटाई के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। 23वां प्रश्न, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। उत्तर, गेहूं एक रबी की फसल है जिसे कम ताप व कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर में उगाई जाती हैं, जब वर्षा, आर्द्रता तथा तापमान अधिक रहते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाने का प्रयास करें तो अधिकतर दाने अंकुरित ही नहीं होंगे। यदि कुछ दानों का अंकुरण हो भी जाता है तो वे अधिक गर्मी के कारण सूख सकते हैं। पौधों की वृद्धि उचित ढंग से नहीं होगी, दाने भी नहीं बनेंगे। 24वां प्रश्न है, अनाजों को भंडारित करते समय उनमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उत्तर आएगा 14% से कम। 25वां प्रश्न, भंडारित अनाज को कृंतकों, कीटों, पीड़कों, चूहों आदि से सुरक्षित रखने के लिए क्या विधियां अपनाई जाती है? उत्तर, नंबर 1, भंडारित अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, अतः भंडारण से पहले उसे धूप में सुखाएं। नंबर 2, अनाज भंडारित करने वाले ड्रमों में नीम की सूखी पत्तियां डालें। नंबर 3, बड़े भंडार गृहों, साइलों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए धूमक विधि
या पीड़कनाशी का इस्तेमाल करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो देखिए जो सही क्रम होगा उसमें पहले पांचवा आएगा मिट्टी तैयार करना, फिर छठा खेत की जुताई करना, फिर चौथा बुआई, उसके बाद सातवां खाद देना, नंबर 2 सिंचाई, तीसरा कटाई और पहला अंत में फसल को चीनी मिल में भेजना। 27वां प्रश्न है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर, मछली से कोड लिवर तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। 28वां प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो जो पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, तो वो है आपका रहट। दूसरा ऊपर से नीचे है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, इसका आएगा पशुपालन। तीसरा है ऊपर से नीचे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ। और बाएं उसके बाद छठा फसल पक जाने के बाद काटना, तो ये आएगा कटाई। अब बाएं से दाईं ओर चलते हैं। नंबर 1 शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, रबी। नंबर 4 एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, यह आएगा आपका फसल। चलिए अगला आपका पांचवा, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, उर्वरक। सातवां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई। 29वां प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क मिट्टी तैयार करना, ख बुआई, ग निराई, ग थ्रेशिंग। तो पहला आपका मिट्टी तैयार करना। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बुआई से पहले मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला तथा साथ ही भुरभुरा एवं सनंद्र युक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल द्वारा खेतों की जुताई की जाती है। जुताई द्वारा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। केंचुओं तथा मित्र सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है। जड़ें गहराई तक जाती है और श्वसन भी सरलता से कर सकती है। बड़े बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़ने व खेत को समतल करने में पाटल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर द्वारा खेतों की जुताई की जाती है जिससे श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ख बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं और हल्के होने के कारण पानी पर तैरने लगते हैं। इन्हें पृथक कर लिया जाता है। बीज बोने के दो तरीके हैं। परंपरागत तरीके में बुआई में इस्तेमाल होने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। वर्तमान में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। ग निराई। फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगे अवांछित पौधों जिन्हें खरपतवार कहते हैं को हटाना निराई कहलाता है। खरपतवार हटाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे फसलों के साथ जल, पोषकों, जगह एवं प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसल उगाने से पहले हल, हैरो द्वारा खेत जोतकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। फसल में से उखाड़ने के लिए खुरपी, कसिए का इस्तेमाल होता है। खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D, मेटाक्लोर के छिड़काव द्वारा भी उन्हें खत्म किया जा सकता है। घ थ्रेशिंग। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से पृथक करना थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग का कार्य छोटे किसान विनोइंग, फटक कर दानों को पृथक करना द्वारा करते हैं। आजकल यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है।
30वां प्रश्न है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों तथा आधुनिक विधियों के नाम लिखें। उत्तर, पारंपरिक जो तरीके हैं सिंचाई के, जैसे मोट, गिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट आदि। ख, आधुनिक विधियां जैसे छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। 31वां प्रश्न, खेत में उगने वाले कुछ खरपतवारों के नाम लिखें। उत्तर है गोखरू, मोथा, गाजर घास, बथुआ, मंडूसी आदि। 32वां प्रश्न, पशुपालन किसे कहते हैं। उत्तर, किसान कृषि कार्यों के साथ साथ घरों में अथवा खेतों में चरागाह बनाकर पालतू पशुओं को दूध, घी, बोझा ढोना, हल चलाने आदि के लिए पालते हैं। इसे पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन के तहत गायें, भैंस, बकरियों, भेड़ों, ऊंट, बैल, मुर्गियों को पाला जाता है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।